हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने 9.1 एक्सरसाइज में यूज होने वाला कंसेप्ट आपको समझा दिया है, वीडियो बनाकर आपको बता दिया है। अगर किसी ने उन वीडियो में उन टॉपिक्स में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करके हमें बताओ। अगर किसी ने वे पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ताकि आपको 9.1 एक्सरसाइज करते वक्त किसी प्रकार का कोई डाउट ना आए। चलिए एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूं कि पीछे हमने क्या क्या सीखा था, जो इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हमने देखा था एक डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, यदि आपके पास ए और बी ये दो कोई पॉइंट है और इनके हमारे पास कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2 और x1, y1, तो आपकी डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे? तो AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है जब आपके दो पॉइंट मतलब दो कोऑर्डिनेट गिवन हो। तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन करते हैं, जब लाइन को इंटरनल डिवीजन करते हैं तो उस केस में आपके पास क्या फॉर्मूला आता था? उस केस में आपके पास फॉर्मूला आता था क्या? mx1 प्लस nx2 डिवाइड बाई m प्लस n और my1 प्लस my1 प्लस ny2 डिवाइड बाई m प्लस n। ये फॉर्मूला आता था ना। यानी जब आपकी ये लाइन है और ये आपका कोऑर्डिनेट ए बी x1, y1 है और x2, y2 है, जब हम इस लाइन को डिवाइड करते हैं किस रेशियो में? n रेशियो m में। n रेशियो m में डिवाइड करते हैं तो आपका ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आता था mx1 प्लस nx2 डिवाइड बाई m प्लस n और my1 प्लस ny2 डिवाइड बाई m प्लस n। जब आप इसको m रेशियो n में डिवाइड करते थे, मैंने इसके थोड़ा रेशियो चेंज कर दिया तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। अदरवाइज क्या फॉर्मूला बनता था? mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। आपको इन रेशियो का ध्यान रखना है। जो रेशियो पहले आएगा उसके साथ सेकंड वाले की मल्टीप्लाई होगी, जो रेशियो सेकंड नंबर पे आएगा उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये आपका इंटरनल ईयर केस में था। एक्सटर्नली केस में क्या बताया था? एक्सटर्नल वाले केस में आपको क्या बताया था कि आपको n को माइनस n में चेंज करना है। बस n को माइनस n में, मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? माइनस लिख देते हैं, माइनस, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला और था सेक्शन फॉर्मूला में। जब आप लाइन को मिड पॉइंट से डिवाइड करते हैं तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आते थे? x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2, ये आपके कोऑर्डिनेट निकल कर आते थे। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला पीछे देख के आए थे। आगे हमने क्या सीखा? आगे हमने देखा था स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप क्या होता है? ये आपका कोई प्लेन है और ये अगर कोई लाइन है तो इस लाइन का अगर आपको स्लोप बताना है, और स्लोप क्या होता है कि जो ये आपकी लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है आपकी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बढ़ाता है, मतलब अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका टेंजेंट मतलब टेंजेंट थीटा आपका क्या होता है? स्लोप होता है ना। तो स्लोप क्या होता है आपका? m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। जब आपके पास एंगल गिवन नहीं होते, आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं x1, y1 और x2, y2, तो उस केस में आप कैसे निकालते हैं स्लोप?
तो उस केस में स्लोप निकालने क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, मतलब चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। ये सब हम पिछले वाले वीडियो में आपको बताकर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको केवल रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था क्या, एंगल बिटवीन टू लाइन, मतलब दो लाइन के बीच में आप कैसे एंगल फाइंड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला आया था, एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में आपका एंगल, यानी एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, आपको ये एंगल निकालना होता है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो आपका क्या एंगल निकल के आता था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, है ना। ये निकल के आता था। यदि अगर आपका m1 स्लोप है फर्स्ट लाइन का और m2 स्लोप है सेकंड लाइन का, तो ये निकल के आता है एंगल बिटवीन टू लाइन। और यहाँ पे हमने केस देखे थे कि इफ थीटा इक्वल टू 0 है तो आपका m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है, मतलब आपकी लाइन पैरेलल हो जाती है, मतलब L1 पैरेलल L2 हो जाती है। और इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, इसका मतलब m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1। ये दो कंडीशन निकली थी, इसका मतलब L1 लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है आपकी L2 के ऊपर, ठीक है। तो एक कंसेप्ट ये था छोटा सा। और फिर एक कंसेप्ट और सीखा था हमने, क्या, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी आपके 3 पॉइंट है वे कोलिनियर कब होंगे, मतलब a x1, y1, b x2, y2 एंड c x3, y3। अगर ये आपके कोई 3 पॉइंट है तो ये आपके कोलिनियर कब होते हैं, बताओ। हमने इसकी दो आपको बताई थी कि दो तरीकों से आप कर सकते हो। एक तरीका तो क्या कि आप इसका एरिया, मतलब ये 3 पॉइंट है, अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे तो ट्रायंगल बनाएंगे, और अगर ट्रायंगल बनाते होंगे, ट्रायंगल बनाएंगे तो एरिया नॉट इक्वल टू 0 आएगा, कुछ ना कुछ तो एरिया आएगा उस ट्रायंगल का। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है, क्या देता है, 0 आ जाता है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 के बराबर रख देते हो, 0 आ जाता है, तो ये पॉइंट्स क्या हो जाते हैं आपके कोलिनियर। और एक तरीका आपको क्या बताया था कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, यानी अगर AB का स्लोप BC का स्लोप इक्वल आ जाते हैं तो भी क्या हो गया, आपके ये पॉइंट्स कोलिनियर। तो इनमें से आप किसी भी तरीके का यूज करके, किसी भी मेथड का यूज करके आप प्रूव कर सकते हैं कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब आपको एक चीज और बताई थी कि अगर आप किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालना चाहते हैं, किसी भी पॉलीगन का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं, और अगर आपके पास उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, ये कोई 3 पॉइंट है, इनका अगर आपको एरिया निकालना तो क्या निकालते थे, 1/2। कैसे निकालते थे, सबसे पहले आपके यहाँ पे x1 वाले कोऑर्डिनेट x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3, है ना, ऐसे लिखते थे। अब और क्या लिखते थे, जो आपके जो फर्स्ट एलिमेंट है इनको दोबारा से हम यहाँ पे लिख लेते थे, ठीक है, ऐसा ही करते थे। तो इसका एरिया कैसे निकलता था, 1/2। सबसे पहले हम ऐसे मल्टीप्लाई कराते थे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई, डाउनवर्ड कराते हैं तो एडिशन होता है, मतलब x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। अब हम जैसे अपवर्ड कराएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो माइनस x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3, ये आपका क्या था, एरिया। इसी प्रकार अगर आपके पास 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो यहाँ पे x4 y4 और नीचे आ जाएगा x1 y1, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5,
0,7, 5, -5, -4, -2. Also find its area. Also find its area. सॉरी देखो भाई, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है आपका, आपको बताया था, ये आपका कार्टेशियन प्लेन हो गया 2D में। आपको ड्रा करना है क्वाड्रिलेटरल, तो ड्रा करते हैं। हुज वर्टिसेस आर, ये आपके वर्टिसेस हैं। तो यहाँ पे एक बार नंबरिंग कर लेते हैं हम, है ना। तो देखो ये आपका 0 2 2 आप कर लेते हैं, 2 4 6 8, 2 4 6 8, यहाँ पे -2 -4 -6 -8, -2 -4 -6 -8 हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है, -4,5, मतलब -4 मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, तो -4 ये रहा एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे, और 5 वाई एक्सिस के ऊपर 5, मतलब 5 आपका यहाँ से होगा, तो ये आपका क्या हो गया पॉइंट -4,5। सेकंड है 5, -5, 5, -5 मतलब -5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो 5, -5। थर्ड क्वाड्रेंट है -4, -2 मतलब दोनों नेगेटिव, इसमें आएंगे -4, -2, ये हो गया आपका -4, -2। एंड एक और रहेगा आपको कौन सा, 0 और 7 रहेगा भाई, तो 0 और 7 यहाँ पे आएगा आपका, है ना। 0 पे 7 है तो ये आपका यहाँ पे आएगा 0 पे 7, है ना। अब इनको ऐड, अब इनको क्या करते हो, मिलाओ। तो देखो मिलाते हैं, तो ये इससे मिलेगा, ये आपका ऐसे मिलेगा, और ये आपका ऐसे, और ये ऐसे, तो ये क्या बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन क्लियर हो ना, आपको क्या करना था, ड्रा करना था, हमने ड्रा कर दिया। अब पूछ रहा है आल्सो फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड करो। देखो भाई अभी मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलीगन का आपको एरिया निकालना तो वैसे निकालोगे, अभी बताया था। इसके दो तरीके इसका निकालने का, देखो एक तो जो तरीका मैंने बता दिया आप उसे डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर आप एक और तरीका, मतलब इसको देखो ऐसे करके, अब ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल किसके बराबर होगा, अगर इसका नाम लिख दें ABCD, तो एरिया किसके बराबर होगा आपका, ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल का एरिया AC और D, AC और D, मतलब इन दोनों का आप अलग अलग एरिया निकालोगे तो उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, एक बार आपको डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि 1/2 आप करोगे -4 0 5 -4, फिर 5 7 -5 और -2। यहाँ पे मैंने x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे y लिख लिया, और क्या कहा था, जो आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट उनको एक बार दोबारा से नीचे लिख दो। ठीक है, तो 1/2। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करो, -28 प्लस 0, 5 2 10, 5 2 20, है ना। अब इस साइड करोगे तो माइनस का होता है ना, तो -0, फिर 5 × 7 -35, 4 × 5 माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर भी माइनस आएगा ना, माइनस का साइन, 5 × 4 20, और 4 × 2 8, माइनस का 8। इन दोनों को अब इनको ऐड करो, कितना आता देखो, साइड इज माइ इंटू में -121 याद देगा। अब चूंकि ये मोड है तो 121/2 मतलब 2 6 12, 0.5 स्क्वायर, 60.5 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया आपका एरिया आ गया इस क्वाड्रिलेटरल का। एक तरीका तो ये है आपका डायरेक्ट करने का, लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन हाई मार्क में आता है, ज्यादा नंबर में आता है, तो कैसे करोगे आप इसको अलग अलग करके करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे आप सोल्व करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, the base of an equilateral triangle
with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at origin. Find the vertices of the triangle. Find the vertices of the triangle. देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है। क्या नहीं है? डरना नहीं है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता होना चाहिए आपको। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, वही इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस, मतलब देखो ये आपकी x एक्सिस होती है, ये आपकी y एक्सिस होती है ना। अब क्या कह रहा है कि ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, y एक्सिस के ऊपर along with the y axis such that the midpoint of the base is at origin। मतलब जो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो आपका y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, और ऐसे लाई कर रहा है कि जो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मतलब बेस है उसका मिड पॉइंट वो क्या है? ओरिजिन है। मतलब जो मिड पॉइंट वो क्या है? आपका ओरिजिन है। मतलब इसकी मतलब ये कोई ट्रायंगल का बेस है, ये मिड पॉइंट है। मतलब इसकी टोटल की साइड 2 है, तो ये भी आपकी a है, ये भी आपकी a है ना। तो देखो अब ये ऐसे होगा ना, अब इनको ज्वाइन करते हैं, या फिर आपका इस साइड भी हो सकता है, ट्रायंगल आपकी साइड भी हो सकती है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हर एक साइड आपकी 2a होती है। आपको क्या फाइंड करने हैं? वर्टिसेस फाइंड करने हैं। मैं एक बार नाम दे देता हूं a b c d, ठीक है। तो देखो a वर्टिसेस कितना होगा? सबसे पहले तो देखो ये आपका y एक्सिस के ऊपर है और ये आपकी डिस्टेंस a है, तो कितना होगा? 0, a। सिमिलरली c क्या होगा? 0, -a होगा, है ना। मतलब a और c तो आपके पास आ गया। b और d आना है। b और d कैसे आएगा? आप देखो ये a, इसका नाम o है, AOB ट्रायंगल AOB आपकी क्या है? ट्रायंगल बन रही है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो देखो हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? 2a का स्क्वायर। मतलब क्या होती है आपकी? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? OB। तो OB का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर माइनस OA के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो AB कितना है आपका? AB कितना है? 2a का स्क्वायर कितना होगा आपका? 4a स्क्वायर माइनस OA कितनी है? a है, a का स्क्वायर कितना है आपका? 3a का स्क्वायर। अब OB का स्क्वायर हटाओगे तो √3a यही आएगा ना आपके पास। OB कितना आ गया? √3a। सिमिलरली जब आप ये इस साइड होगे तो आपको OB क्या आएगा? -√3a आएगा, है ना। तो ये आपका कितना है? ये -√3a है ना। तो आपके ये और ये वर्टिसेस कितने हो गए? मतलब x की वैल्यू √3a आ गई और y की 0 यहाँ पे, और यहाँ पे -√3a, 0 ये आ गए ना आपके पॉइंट्स। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स क्या आ गए आपके? 0, a, √3a, a और 0, -a। जब आपकी इस साइड है, अगर आपकी इस साइड है, आपके पास ये नहीं बता रहा कि आपको किस साइड लेनी है। हमने यहाँ पे बेस ये दिया, बस आपके पास ये गिवन है कि जो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका जो बेस है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, जिसका मिड पॉइंट क्या है? आपका ओरिजिन है ना। तो हमने इसको शो कर दिया, बस सोल्व कर दिया। तो यहाँ पे इस साइड अगर ये ट्रायंगल आपकी ADC है तो 0, a -√3a, 0 और 0, -a के आगे आपके वर्टिसेस आगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, समझे। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है भाई,
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P x1, y1 and Q x2, y2 where first PQ is parallel to y axis and second part है PQ is parallel to x axis. सॉल्यूशन देखो भाई क्या कह रहा है कि आपको डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट P और Q के बीच की। मतलब अगर ये कोई आपका है और P और Q आपका मान लो यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, P और Q ये है आपका फर्स्ट में, कहता है जो P और Q पॉइंट है पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस, ये हमने x एक्सिस के पैरेलल बना दिया, ये पैरेलल है आपका किसके y एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो ध्यान से देखो ये आपका x1, y1 है, ये आपका x2, y2 है ना। मतलब ये आपका x2 है ना और ये पॉइंट है तो यहाँ पे ये आपका x1 है, मतलब x1 और x2 आपके क्या हो गए सेम हो गए। देखो फर्स्ट पार्ट व्हेन P क्या हुई पैरेलल टू y एक्सिस, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो आपके जो x1 और x2 है मतलब जो ये आपकी डिस्टेंस है दोनों क्या होंगी सेम होंगी, मतलब x1 आपका किसके बराबर होगा x2 के। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से देखो P का इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आपका x1 इज इक्वल टू x2 है तो x1 इज इक्वल टू x2 करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या बचेगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसके अंडर द रूट है ना, तो आपके पास कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। P क्या होगी लेंथ फर्स्ट पार्ट। लेकिन जब P क्या इज पैरेलल टू x एक्सिस मतलब x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब यहाँ पे है P क्या x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है तो जो आपके y1 मतलब देखो ये x1 y1 ये आपका x2 y2। अब देखो जो y1 और y2 दोनों सेम ही तो है आपके, मतलब यहाँ से आपकी y1 की डिस्टेंस और यहाँ से आपकी y2 की डिस्टेंस दोनों सेम होगी तो हम क्या लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू y2 और y1 इज इक्वल टू y2 होता तो ये आपके दोनों जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पे P क्या होगी डिस्टेंस कितनी आती है आपकी x2 माइनस x1। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपके समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा है समझा है तो। ठीक है देखो डिस्टेंस फॉर्मूला किस किस प्रकार से यूज हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका फोर्थ। अभी फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज equidistance from the point 7,6 and 3,4। सॉल्यूशन क्वेश्चन को देखो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको क्वेश्चन ही ध्यान से समझ में आना चाहिए। फॉर्मूले आपके पास, फॉर्मूले तो तब लगेंगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है तो क्या कहता है ये क्वेश्चन देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको कोई पॉइंट फाइंड करना है। एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट होगा तो जाहिर सी बात है वहां पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा जीरो, मतलब अगर कोई पॉइंट P है और हम मान लेते हैं कि वो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर जो वो पॉइंट है वो आपका x, 0 है, x, 0 है। ठीक है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7,6 एंड 3,4, मतलब यहाँ पे अगर कोई 7,6 और यहाँ पे 3,4 है तो इनकी डिस्टेंस आपकी सेम है, मतलब ये इसका a मान लो इसको b मान लो, a 7,6 और b 3,4। आपको x निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको x एक्सिस के ऊपर ऐसा कोऑर्डिनेट ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसकी डिस्टेंस 7,6 और 3,4 से सेम होगी। मतलब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, AP निकालेंगे, PB निकालेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे, यही कंडीशन है ना। तो देखो PA कितना हो जाएगा आपका, PA कितना हो जाएगा देखो
x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर दैट विल इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36 सही होगा। और पीबी कितना हो गया आपका, पीबी कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16। ये फर्स्ट, ये सही। आपके पास क्या कंडीशन है, PA इज इक्वल टू PB के इक्वल है। जब आप दोनों का स्क्वायर रूट स्क्वायर करोगे, पी स्क्वायर पीबी स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 16। स्क्वायर को ओपन करते हैं, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16 नहीं आएगा। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब देखो यहाँ पे माइनस 14x है, यहाँ पे माइनस 6x है, इसको आप इस साइड लेके आओगे तो माइनस 8x बचेगा। अब जो बिट रहा है उसको उस साइड भेज दो, यहाँ पे 9 और 16 है 25 हो जाएगा, प्लस प्लस यहाँ पे देखो आपका 49 है और कितना आपका 36 है, तो 49 और 36 उस साइड जाके क्या होंगे, माइनस के होंगे, माइनस का 49 और माइनस का 36। तो अब देखो यहाँ से 49 में से अगर 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 24 माइनस का और माइनस का 36 कितना आएगा, माइनस का 60, माइनस से माइनस कैंसिल, 8x इक्वल टू 60 आएगा और x इक्वल टू 60/8। 4 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 15/2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, तो वो पॉइंट क्या आ गया आपके पास 15/2, 0। तो x एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट आपका 15/2 आ गया, जिसकी डिस्टेंस आपकी पॉइंट ए और बी से क्या है, सेम है। ठीक है, देखो कितना आसान कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और हमें उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है ये बताना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन which passes through the origin, which passes through the origin and midpoint of the line segment joining the point 0,4 -4 and b is equal to 8,0। देखो भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट सीखते हैं, समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, जैसे आपके दिमाग में आपसे पूछा जाता है कि स्लोप ऑफ ए लाइन निकालो, तो आपके पास दो फॉर्मूले याद आ जाने चाहिए कि एक फॉर्मूला था आपका m इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता था और एक m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 होता है ना, ये दो फॉर्मूले होते थे। अच्छा, विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब इसके लिए या तो आपके पास थीटा होना चाहिए, आपके पास कोऑर्डिनेट होना चाहिए स्लोप निकालने के लिए। विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, मतलब एक पॉइंट तो आपके पास आ गया, क्या कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट तो आ गया हमारे पास। एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब क्या कह रहा है कि लाइन, एक लाइन है उसका आपको स्लोप निकालना है जो आपकी एक तो ओरिजिन से पास हो रही है और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब जो P और B कोई लाइन है, P और B कोई लाइन है, इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है। इसका मिड पॉइंट क्या आएगा आपका, जैसे P क्या आपका 0,-4 और ये क्या 8,0, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको बताया था x1 + x2/2, y1 + y2/2 होता है। तो x1 + x2/2 करोगे तो 8/2 और y1 + y2 करोगे तो -4/2, यानी 4 और -2 आ गया आपके पास। क्या आ गया आपके पास 4 और -2, मतलब यहां से होगा कुछ 4 और -2, मतलब इन दोनों की आपको डिस्टेंस, इन इस लाइन का आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। इस लाइन का आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप, जो आपकी ओरिजिन से पास होगी, ओरिजिन से आपकी ओरिजिन से पास होगी है भैया, कहां से पास होगी, ओरिजिन से। इस लाइन का आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो हमारे पास अब देखो दो कोऑर्डिनेट आ गए ना, 0, 0, 4, -2, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा, तो लगाओ यहाँ पे y2 कितना है -2,
माइनस y1 0 डिवाइड बाई x2 कितना है 4 माइनस 0, तो -2 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया आपके पास -1/2। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया -1/2। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बताओ, हालांकि कोई प्रॉब्लम आपको इसमें रहनी नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल साफ साफ कहता है कि आपको एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो आपकी ओरिजिन से पास हो रही है और जो उसका दूसरा कोऑर्डिनेट है वो लाइन पीबी के मिड पॉइंट है, मिड पीबी का जो लाइन है उसका मिड पॉइंट आपका जो है सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो जो आपकी पीबी का हमने सेकंड कोऑर्डिनेट 4 - 2 निकाला ना, x1 + x2/2, y1 + y2/2 फॉर्मूले से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया। पहले वाला तो फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि कोई हमने इंक्लाइनेशन एंगल नहीं गिवन है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट 5 क्वेश्चन थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो आपके क्वेश्चन बच गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।